ये 8 दिशाएं आपको याद होनी चाहिए, और वैसे आपको याद है लेकिन फिर भी अब यहाँ आपको कभी, अब यहाँ कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे कलर का याद नहीं रहता, दाएं बाएं का याद नहीं रहता, वैसा ही वो दिशाएं भूल जाते हैं, ऊपर कौन सी दिशा है, नीचे कौन सी, दक्षिण पूर्व पूर्व इधर है या पश्चिम इधर है, उनको याद नहीं रहता। तो इसका आप ऐसे देख सकते हैं कि ऊ और द, इसको आप शॉर्ट में अपने मारवाड़ी में कह सकते हैं ऊद जी। तो ये क्या कर रहे हैं, खड़े हैं, ऊद जी खड़े हैं, और ये प और पू यानी पप्पू जी, इसको भी मान सकते हैं, मारवाड़ अपने बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं पप्पू जी। तो ये सो रहे हैं, आड़े हैं मतलब सो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। दिशाएं आपको इसलिए बताए क्योंकि आप अक्षांश और देशांतर को जब पढ़ रहे हैं तो आपको निश्चित ही दिशाओं का ज्ञान जरूरी है। अब साथियों आपको दिशाओं का ज्ञान है, अच्छी बात है। तो अब चलते हैं वास्तव में अक्षांश और देशांतर है क्या, उस पर बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अक्षांश और देशांतर यानी कि पृथ्वी पर खींची हुई काल्पनिक रेखा है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा बहुत पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं कि आप जानते हैं पृथ्वी एक गोला है, ये तो आप जानते हैं, और ये मैंने गोला यहाँ बना दिया। इस गोले का मतलब ये पूरा गोला है, और यदि इसके बीच में से मैं इसे आधा काट दूं तो ये आधा गोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा गोला। वैसे ही ये बच गया आधा गोला। अब आधे को आप जानते हो अर्ध भी कहते हैं, जैसे अर्ध चंद्राकार, यानी कि आधा गोला या आधे को अर्ध कहते हैं। तो अब आप यहाँ जान चुके हैं ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, तो यहाँ आधा गोला हो गया, मतलब ये क्या हो गया, जान चुके हैं कि ये गोला आधा है और आधा नीचे है। तो इसे हम आधे गोले को क्या लिखेंगे, आधा गोला, या फिर इसको सही भाषा में लिखे तो हम बोलेंगे गोलार्ध। क्या बोलेंगे, गोलार्ध, गोला जो कि आधा है। वैसे ये भी क्या है, गोलार्ध है, मतलब पृथ्वी को हम दो गोलार्धों में बांट सकते हैं। वैसे तो 4 में बांटेंगे, लेकिन अभी आप इसको 2 के मामले में समझिए। अब ये गोलार्ध हो गया, कौन सा गोलार्ध हो गया, तो ये दक्षिण दिशा में आ रहा है, इससे नीचे की दिशा हम दक्षिण मानेंगे, ये दक्षिण भाग है पूरा, और तो ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। और इससे ऊपर का हिस्सा है तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, मतलब कि ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, 2 गोलार्ध हो गए। ठीक है, अब इसको जो बांटा है धरती को या पृथ्वी को या इस गोले को जो बराबर भागों में बांटा है, ये रेखा, इसे हम 0 डिग्री कहते हैं। साथ ही साथ कह देते हैं ये मान लीजिए भू है, पूरी पृथ्वी है, इसको 2 भागों में बांट दिया, मध्य से काट दिया, इसलिए इसको भूमध्य भी कहते हैं। भूमध्य के अलावा इसका नाम विषुवत रेखा भी है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ये हो गया। इसी तरह से यदि इस गोले को हम ऊपर से नीचे काटें तो भी 2 गोले हो गए, एक गोला इधर का भाग, एक गोला इधर का भाग। तो यहाँ अब जो गोला बचा है वो अब उत्तर दक्षिण का मामला तो है ही नहीं, अब तो पूरब और पश्चिम का मामला है। पूरब और पश्चिम मतलब ये भाग जो पूरब का है आधा और ये भाग पश्चिम का है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये गोलार्ध, ये भी गोले का आधा भाग, ये भी गोले का आधा भाग, मतलब ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध और इधर वाला हो गया पूर्वी गोलार्ध, यानी कि 4 गोलार्ध हो गए। अब यदि इसको हम ऐसे बांटे तो ये जो भाग बचता है, जैसा कि हमने दिशाएं पढ़ी थी, ये दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व, तो ये हो गया उत्तर पूर्व भाग। वैसे ही इन चारों के आप नाम उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ये ध्यान रखें कि जब भी हम बोलते हैं तो उत्तर और दक्षिण को पहले रखते हैं क्योंकि ये प्रधान दिशा मानी जाती है। तो इस तरह से आपने गोलार्ध देख लिया और पृथ्वी को देख लिया। अब चलते हैं अपने अक्षांश पर। तो अक्षांश का मतलब क्या है कि एक ऐसी रेखाएं है ये जो काल्पनिक है, कहीं खींची हुई आपको दिखेगी नहीं पृथ्वी के किसी भी भाग में, लेकिन पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांटने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। यानी कि ये जो पृथ्वी है इसके बीचों बीच जो हमने पहले रेखा खींची थी इसका हमने नाम दे दिया 0 डिग्री, और ये हो गया विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ये भी एक अक्षांश है। अब आप ये देखना है कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई रेखा है, पूर्व से पश्चिम की ओर जो भी खींची हुई रेखा है वो अक्षांश रेखा कहलाती है। और वो भाग किसका करते हैं, उत्तर और दक्षिण को डिवाइड करते हैं, ये ध्यान रखना। वो खींची हुई पूर्व से पश्चिम की ओर होती है लेकिन वो बांटती उत्तर और दक्षिण को है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि जैसे मान लीजिए आपको पूछ अक्षांश रेखा किस दिशाओं में खींची जाती है, तो ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि अक्षांश तो उत्तरी नाम है इनका, उत्तरी अक्षांश दक्षिण अक्षांश, तो उत्तर दक्षिण कह दो, नहीं, खींचते हैं वो पूर्व से पश्चिम लेकिन बांटते हैं वो उत्तर और दक्षिण भाग को, इसलिए उनका नाम होता है उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश। अब ये जो लाइन है इसके ऊपर के जो भी भाग है वो उत्तरी अक्षांश होगी और इससे नीचे की जो भी होगी वो दक्षिण अक्षांश होगी। ये इनको मिलाते हैं, जैसे ये मैंने आपको यहाँ खींच के बताया। अब एक जो छोटी बात ये है कि इसको 0 डिग्री कहते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 23.5 डिग्री 66 डिग्री 90 डिग्री, ये अक्षांश रेखा। ये डिग्री कैसे होती है, ये कोण, डिग्री को कोण भी कह सकते हैं। यानी कि यदि ये 180 डिग्री है, ये फ्लैट जब सीधी रेखा है 180 डिग्री है,
तो यहां से यदि मैं इसको थोड़ा दोबारा बना देता हूं, अब यहां से यदि इसके मध्य से 1 डिग्री का कोण बनाए, यदि आप चंदा लेंगे जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आता है, उससे यदि आप इधर से खींचोगे तो 1 डिग्री की जो है वो कोण बनाएंगे। यहाँ पे ये दो कोण बनता है 1 डिग्री का, वैसे ही इधर भी ये कोण बन जाएगा 1 डिग्री का। तो ये जो कोण बना 1 डिग्री का इधर और इधर, इनको मिला लेते हैं तो ये हो जाती है 1 डिग्री। अच्छा, ये उत्तर दिशा है ऊपर और ये अक्षांश है, इसलिए हो गया 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर यहां से मान लीजिए 2 डिग्री का नहीं, यहां से आप 2 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी 2 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी 3 डिग्री का, इधर भी 3 डिग्री का, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे ये डिग्री बनती जाएगी। और जैसे 23.5 डिग्री बनती है, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको भी याद रखना। ये 23.5 डिग्री वास्तव में ये अक्षांश रेखाएं ऐसे नहीं मिलती है, लेकिन ये आपको बताया है कि ये वास्तव में इनको कोण जो बन रहा है उनको मिलाते हुए चल रहे हैं। तो अब यहाँ 23.5 से 23.5 को मिलाते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बन गया। वैसे यहाँ से नीचे भी कोण बनता है 1 डिग्री ऐसे बनेगी, लेकिन जब इसको यहाँ से पॉइंट से सेंटर से लेंगे तो यहाँ 1 डिग्री का कोण बनेगा, इसलिए इसका नाम 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 3 4 ऐसे। अब साथियों यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज वो है जो समझने में आपको सहायक होगी कि जैसे ही ये रेखा है 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते यहाँ आ जाएगी तो ये एकदम 90 डिग्री कोण बन जाता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ की जो रेखा है वो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। वैसे ही नीचे की जो 1 2 3 करते करते सीधा यहाँ बिंदु हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये आपको देखना है। तो इस तरह से देखें तो एक अक्षांश कितनी हो गई, 90 तो नीचे हो गई, ये यहां से लेकर के ये जो 0 डिग्री ये शामिल नहीं, ये ध्यान रखना। 1 2 3 ऐसे शुरू करते हुए यहां तक 90 पहुंचे, और 1 2 3 ऐसे करते हुए यहां तक ऊपर भी 90 पहुंचे, मतलब उत्तर में 90 प्लस दक्षिण में 90 कितनी होगी 180। 180 तो हो गई अक्षांश। लेकिन साथियों ये जो 0 डिग्री वास्तव में तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ आपको देखना होगा कि 0 के नाम पे एक लाइन खींची हुई है, इसलिए इसमें आपको एक और जोड़ना होगा। और ये डिग्री अब कितनी होगी 181। कुल अक्षांश जो रेखाएं हैं वो 181 होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ये भी पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ हम ये लाइन खींच रहे हैं, ये तो यहाँ हमारे सामने प्लेट है इसकी लाइन खींच रहे हैं। वास्तव में जब पृथ्वी गोल है तो उसके ये चारों ओर घूमती है, इसलिए चारों ओर घूमती है तो उसको कहते हैं व्रत। तो ये हो गया अक्षांश व्रत भी कह सकते हैं, अक्षांश व्रत। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये भी व्रत बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, सब ये जो है वो व्रत बन जाएंगे। लेकिन ये जो 90 डिग्री का है यहाँ तो जगह बनती नहीं, तो ये सिर्फ एक बिंदु के रूप में ही दर्शाते हैं। 90 डिग्री अक्षांश चाहे उत्तर अक्षांश हो या दक्षिण अक्षांश, वो एक बिंदु के रूप में। इसका मतलब ये हो गया कि ये अक्षांश व्रत नहीं। तो ये अक्षांश व्रत आपको पूछ ले कि पृथ्वी को कितने अक्षांश व्रतों में बांटा गया या पृथ्वी पर कितने अक्षांश व्रत है, तो आपको ये बिंदु और ये बिंदु कम कर देना है, यानी कि 181 से 2 कम कर देना है, 179 अक्षांश व्रत है। या आपको पूछ ले विश्व रेखा के अलावा कितने अक्षांश व्रत है, तो 180 से 2 कम कर देना है, 178 हो जाएगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये कि इसको एक बार आप समझ लोगे ना, उसके बाद आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अगली बात एक बार फिर से इसको बनाते हैं, और ये रेखा खींच दी हमने। ये जो है 23.5 डिग्री, ये है 66 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री, ये है 66 डिग्री, यानी कि ये 0 डिग्री, ये हो गया 23.5 डिग्री, और ये हो गए 66.5 डिग्री, ये हो गए 66 डिग्री। यानी कि अब इनका जो है वो नाम है अलग, इनका नाम है कर्क रेखा। ये आपको याद रखना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये विषुवत रेखा से उत्तर की दिशा में, इसलिए उत्तरी अक्षांश है, तो ये कर्क रेखा है। वहीं ये जो है नीचे की, ये भी 23.5 डिग्री होगी, लेकिन ये है वो है दक्षिणी अक्षांश। इसके अलावा फिर 23.5 से आगे बढ़ेंगे, 24 25 26 ऐसे करते करते यहां तक पहुंचेंगे, तो ये हो जाएगा 66 डिग्री, यहां भी 66 डिग्री। इनका भी नाम है, ये क्योंकि दक्षिण में है और ये उत्तर दिशा है इसकी, तो ये दक्षिण है, तो इस दक्षिणी ध्रुव व्रत, क्योंकि ये ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, इसलिए इसको दक्षिणी ध्रुव व्रत कह सकते हैं, और इसका नाम है उत्तरी ध्रुव व्रत। तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव व्रत, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव व्रत। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इनका एक नाम और भी है। वो क्या नाम है, आपको ढूंढ के कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वास्तव में इसका एक और नाम कौन सा है। इस तरह से देखें तो ये अक्षांश हो गई। अब इनके जो बीच की दूरी है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामान्य प्रश्न है। वास्तव में 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है, 1 से 2 में,
111.3 है वैसे तो, लेकिन 111 भी कुछ लोग लिखते हैं, तो ये आप मान सकते हैं। इसके अलावा इनकी विशेषता क्या कि ये जैसे आप देख रहे हो एकदम समानांतर है खींची हुई, मतलब ये मिलती नहीं है, ये अपने आप से ही मिलती है और किसी से नहीं मिलती है। तो ये हो गया अक्षांश। इसी तरह से देशांतर पर पढ़ते हैं। देशांतर और अक्षांश में कुछ फर्क भी है। एक बार फिर से इस गोले को बना लेते हैं। और देशांतर रेखा मतलब कि जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची हुई होती है। ये देशांतर रेखा ऐसा नहीं है, वो सब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलती है, एक ही जगह से शुरू की जाती है उसको, और वो ऐसे वृत्त बनाते हुए चलती है। चाहे इधर से कर लें, अब क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची हुई होती है, लेकिन ये भाग किसका कर रही है, इस दिशाओं का पूर्व और पश्चिम का भाग कर रही है, इसलिए ये हो गया पूर्वी देशांतर और ये हो गया पश्चिमी देशांतर। आप जहां से चाहो शुरू कर देते हो। आप मान लीजिए सेव ले लिया, आप उसको काटना चाहो बीच में से, तो आप ऐसे भी काट सकते हो, थोड़ा इधर घुमा के भी काट सकते हो, थोड़ा इधर घुमा के भी काट सकते हो, मतलब वो जहां से भी आप काटोगे वो बीच में से बराबर भाग में कटेगा। यही देशांतर का मामला है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इसको जो है वो बीचों बीच से कोई रेखा काटे, इसकी प्रत्येक रेखा पृथ्वी को बीचों बीच से ही काटती है। हालांकि इसमें जो 0 डिग्री माना गया है वो क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था, और तो ब्रिटेन में ग्रीनविच नाम की जगह पर जो है वो एक रेखा खींच के मान लिया गया, काल्पनिक रेखा है, लेकिन उसको मान लिया कि भाई यहाँ से 0 डिग्री शुरू होती है, और उसी से टाइम निर्धारण पूरे संसार में होता है। अब जब हम देख रहे हैं कि अपने फोन वगैरह में जब हम टाइम सेट करते हैं ना, तो न्यू दिल्ली लिख के आता है और साथ में आता है +5.30 GMT, ऐसा कुछ लिखा आता है, आप देख सकते हैं। तो प्लस का मतलब ये हो गया कि ये जो ग्रीनविच रेखा है उससे 5.5 घंटे प्लस है, मतलब ज्यादा आगे टाइम चल रहा है। यानी यदि ग्रीनविच रेखा में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर शाम को 5:30 हुए हैं। वैसे यदि आप अमेरिका की तरफ जाओगे, यानी कि अब यहाँ देख सकते हैं ग्रीनविच रेखा यहाँ मान ली गई, तो यहाँ से जो भी इधर देश है, अपना देश इधर है, तो यहाँ ये समय हमेशा आगे रहेगा, और इधर से जो भी देश आएंगे, इधर देश आएंगे, उनका समय हमेशा पीछे रहेगा। तो मान लीजिए अमेरिका इधर है, और यहाँ अमेरिका का टाइम मान लीजिए -5.30 GMT हो जाएगा ग्रीनविच रेखा की। तो अब -5.30 का मतलब ये है कि मान लीजिए ग्रीनविच रेखा पर शाम के 5:30 बजे हैं, तो यहाँ दोपहर के 12 बजे हैं। तो ग्रीनविच पे मान लीजिए 12 बज रहे हैं, तो भारत में कितने हो गए, 5:30 हो गए शाम को, और अमेरिका में कितने हो गए, 12 से 5 कम कीजिए, यानी 6:30 हो जाएंगे सुबह के। यानी यहाँ अपने यहाँ 5:30 हो रहे हैं शाम को, वहां 5:30 हो रहे हैं सुबह। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम में जो भी देश है, पश्चिमी देश अमेरिका वगैरह को कहते भी है, वहां टाइम पीछे चलता है, जबकि अपने यहाँ टाइम पूर्व में जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे अपने यहाँ टाइम जल्दी चलता है या आगे चलता है। इसके साथ ही वार का निर्धारण भी वैसे ही होता है। अपने यहाँ मान लीजिए गुरुवार है, तो यहाँ बुधवार होगा, क्योंकि वो टाइम के अनुसार है, कुछ समय पीछे चल रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण चीज ये हो सकती है कि ये जो टाइम का निर्धारण है ये इन देशांतर के हिसाब से किया जाता है। मतलब मान लीजिए कि 0 डिग्री ये देशांतर है, और इससे यदि 1 डिग्री देशांतर आ गई है पूर्वी देशांतर, तो यहाँ टाइम कितना होगा, तो ये 4 मिनट का फर्क पड़ता है। 1 डिग्री में कितना मिनट का फर्क पड़ता है, एक लाइन का 4 मिनट में फर्क पड़ता है। यानी कि यदि 0 डिग्री से 1 डिग्री देशांतर जाए तो हमें 4 मिनट टाइम ज्यादा लगेगा, और पश्चिम की तरफ जाए तो 4 मिनट कम हो जाएंगे। जो बड़े देश होते हैं वहाँ टाइम जोन अलग अलग होते हैं। हालांकि भारत में भी हम देखते हैं कि टाइम जोन एक है, लेकिन काफी फर्क पड़ जाता है। यहाँ पश्चिम में जब हम जैसलमेर की बात करें या पूर्व में अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो काफी ज्यादा फर्क है, आप देख सकेंगे। तो भारत में जो टाइम का निर्धारण होता है वो होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत पूर्व गोलार्ध में है, इसलिए पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है, जो कि इलाहाबाद से गुजरती है। स्थान का नाम आप जानते ही होंगे। तो अब आप देख सकते हैं भारत में जो 82.5 डिग्री का है ना, इसमें +5.3 आएगा। कैसे आएगा, इतना समय अपना आगे कैसे चल रहा है, 0 डिग्री में है मान लीजिए 12 बजे, अब 1 डिग्री में 4 मिनट हो जाएंगे, 12:04। वैसे ही 82.5 में कितने होंगे, यानी कि 82.5 से आपको यदि आप चाहें तो आप गुणा कर सकते हैं किससे, 4 मिनट से। मतलब एक देशांतर से 4 मिनट का फर्क पड़ता है, इसलिए 82.5 अपनी देशांतर है इलाहाबाद की। अब इतने इसका कितना फर्क पड़ेगा, तो आप इसे गुणा कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में कितना फर्क पड़ता है। ये हो गया 330 मिनट। अब 330 मिनट को घंटों में बदलोगे आप तो
6 को घंटों में बदलोगे 5.3 आ गया, मतलब इतना समय हमारा आगे चल रहा है, ये इसी वजह से तय होता है। तो इस तरह से हम देखें कि अक्षांश और देशांतर वास्तव में जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनको अपने को ये ध्यान रखना है कि देशांतर रेखाएं वो ऊपर से नीचे खींची हुई है, उत्तर से दक्षिण में, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं उत्तर से दक्षिण में, और इसका हमने याद रखने का किया था बुध जी, तो ये खड़े हैं इसीलिए, तो और ये पप्पू जी पूर्व से पश्चिम है, ये तो सो रहे हैं, और उत्तर बृहस्पति डाला हुआ घंटा ये, तो ये जो है वो देशांतर के माध्यम से अपने यहाँ समय का निर्धारण होता है। तो देशांतर के माध्यम से पूरी धरती में समय का निर्धारण होता है कि कहाँ कितनी बजे है। यदि इनकी परिभाषा पूछ ले आपको, कहीं कोई लिखने का काम और परिभाषाएं पूछ ले, तो अक्षांश के लिए आप लिख सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं उनको अक्षांश कहते हैं, और देशांतर के लिए आप कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची हुई काल्पनिक रेखाएं जो ध्रुव से प्रारंभ होती है, एक ही जगह से प्रारंभ होती है, ये अलग अलग से प्रारंभ नहीं होती। इस तरह से अक्षांश और देशांतर का मामला हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी वो काम भी हो सकते हैं। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण इसका निष्कर्ष है, आप देख सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कर्क ऊपर है, मकर नीचे है, ये आपको याद रखना है। इसका यदि आपको याद नहीं रहता, जैसे कै पहले आता है तो ऊपर का कै कर्क रेखा और मैं बाद में आता है, नीचे का मैं मकर रेखा, कर्क और मकर। इसके अलावा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कितने अक्षांश की दूरी यदि आपको पूछ ले तो आप देख सकते हैं 23.5 डिग्री ये हो गया कर्क रेखा और 23.5 डिग्री ये हो गया मकर रेखा। तो इनके बीच की दूरी कितने अक्षांश की है, तो 23.5 और 23.5 को आप जोड़ोगे तो 47 आ जाएगा, यानी 47 अक्षांशों की दूरी है इन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। इसी तरह से उत्तरी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच की दूरी भी आप अक्षांशों को गिन के निकाल सकते हैं। साथ ही जो 0 डिग्री अक्षांश होती है उसके नाम अलग है, भूमध्य रेखा भी कहते हैं उसको और विषुवत रेखा भी कहते हैं। साथ ही साथ जो 0 डिग्री देशांतर रेखा उसको प्रधान देशांतर भी कहते हैं और ग्रीनविच भी कहते हैं। साथ ही एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है, एक से दूसरे देशांतर पर जाने में 4 मिनट का अंतर आता है समय में। तो यहाँ आप उससे एक प्रश्न और पूछ सकते हैं कि 1 घंटे में कितनी देशांतर हो सकती है। जब एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती है तो 1 घंटे में कितनी देशांतर होगी। पार करने का मतलब ये कि समय में कितना बदलाव आता है, तो आपको 1 घंटे में कितना देशांतर का बदलाव आएगा। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 मिनट आ जाएगा, 15 देशांतर। तो कितना आ जाएगा, 15 देशांतर आ जाएगा। तो 15 देशांतर 1 घंटे में पार हो जाएंगे यदि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। तो ये जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा ऋतुएं कैसे बनती है आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे दिन रात कैसे बनते हैं। और इसके लिए भी आपको बहुत आसानी से समझाया जाएगा कि वास्तव में ऋतुएं और दिन रात कैसे बनती है, गर्मी कैसे आ जाती है, सर्दी कैसे आ जाती है, या फिर दिन रात कैसे बनते हैं, वो सब आपको बताएंगे कि धरती कैसे झुकी हुई है, क्या चीजें हैं। अब आपके लिए जो होमवर्क है वो ये है कि होमवर्क का मतलब ये है कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि आपको पता ना हो तो आप सर्च करके इधर उधर ढूंढ के लिख सकते हैं, ताकि आप जब इस प्रकार से देखेंगे तो कुछ न कुछ चीजें आपको याद होगी जो आने वाले समय में यदि आप कांस्टेबल रीट या फिर 10वीं 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। तो ये जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो ये 66.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव व्रत, इसका एक अन्य नाम क्या है ये आपको बताना है कि ये जो 66.5 डिग्री का उत्तरी ध्रुव व्रत है इसका एक अन्य नाम भी है, इसको एक और नाम से पुकारते हैं। वैसे ही दक्षिण में जो 66.5 डिग्री है दक्षिणी ध्रुव व्रत उसका भी एक और नाम है, वो दोनों ही आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। समय का निर्धारण कौन सी देशांतर रेखा से होता है, भारत में समय का निर्धारण कौन सी समय निर्धारण कौन सी देशांतर से होता है ये आपको लिखना, और वो कहां से गुजरती है ये भी आपको लिखना। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट और काफी प्रचलित और काफी जाना पहचाना प्रश्न है, बहुत जगह पूछा गया, बहुत जगह जो भी होते हैं पढ़ते हैं अक्षांश देशांतर तो उसको याद करते ही करते हैं। वो ये कि जो भारत है, आप जानते हैं भारत यहाँ है, मतलब ये जो 23.5 डिग्री है ये भारत के होकर से गुजरती है, यानी कर्क रेखा भारत के अंदर से गुजरती है। तो आपको ये बताना है कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है। जो 8 राज्य है उनके आपको कमेंट में नाम शॉर्ट में लिखने हैं कि कर्क रेखा भारत में किन राज्यों से गुजरती है। हालांकि एक आपको बता दूं कि राजस्थान जो अपना राज्य वहां से भी गुजरती है, और राजस्थान में ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के साथ गुजरती है। यदि आपको लगता है कि आपको कोई और टॉपिक जिस पर बात करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर भी जो है वीडियो बनाएंगे।
आशा है अक्षरांश देशांतर को लेकर के आपकी जितनी भी समस्याएं थी वो काफी कुछ हद तक आपने समझने का प्रयास किया। यहाँ हम रटने का प्रचलन नहीं रखेंगे, बल्कि बिल्कुल एक सामान्य सी भाषा में जो एकदम से साधारण उसमें आपको बताते हैं कि वास्तव में क्या होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपसे निवेदन है कि आप यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं और इस तरह से ज्योग्राफी या फिर कहें कि सामान्य ज्ञान या फिर राजनीति विज्ञान वगैरह या करंट अफेयर की जानकारी रखना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, क्योंकि आने वाले समय में हम अलग अलग टॉपिक पर जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस पर बात करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे। आशा है आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। आप सबका दिन शुभ हो।